Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Status Fair. Today we are going to solve a numerical of chapter number 6 electromagnetic induction. Now, see question number 1. What is the direction of induced currents in the metal ring 1 and 2 when current I in the wire is first part constant, second part increasing and third part is decreasing. क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब मुझे डायरेक्शन निकालनी किसकी, इंड्यूस करंट की निकालनी। कब निकालनी है? जब एक बार करंट वायर में कांस्टेंट होगा, सेकेंड बार इंक्रीजिंग होगा और थर्ड बार डिक्रीजिंग होगा। किस में निकालनी है? मेटल 1 और मेटल 2 पे निकालनी है। तो हम जानते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन मेरा पहला पार्ट क्या कहता है? कहता है कि करंट इज कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ तो वो कांस्टेंट ही है। अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी लिंक नहीं होगा। एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ करंट इन मेटल 1 एंड 2 विल बी 0, क्योंकि करंट होगा नहीं तो डायरेक्शन ही क्यों होगी। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैं लिख सकती हूँ आसानी से कि फर्स्ट पार्ट में डेल्टा फाई बी means change in flux will be 0, as a result induced current will be 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट पे इट मींस करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। whenever there is a change in magnetic flux and EMF or current will be induced, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे क्या होगा? करंट इंड्यूस हो रहा होगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि लेंस लॉ से हम डायरेक्शन ऑफ करंट निकालेंगे। लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूस इट। वो हमेशा डायरेक्शन को, उस कॉज को अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल से क्या करते हैं? पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? वी हैव टू पॉइंट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फोर फिंगर टू द पॉइंट एंड द पाम विल डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में थंब को करेंगे, जिस पॉइंट और जिस मेटल सरफेस पे निकालना है उसकी जगह हम पॉइंट करेंगे, पॉइंट कर फोर फिंगर से, और पाम जो होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी आउटवर्ड ड्यू टू मेटल 1। अब ऐसे मेटल 2 सरफेस, मेटल 2 के लिए निकालेंगे। मेटल 2 के लिए क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब को पॉइंट करेंगे और फोर फिंगर पॉइंट करेंगे जिस मेटल सरफेस पे निकालना है, मेटल पे निकालना है, और हमारा जो पाम होगा वो बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इनवर्ड। ये कैसा आ जाएगा? इनवर्ड आ जाएगा। नाउ लेंस लॉ तो ये बोला था ना कि अपोज करता है जिस भी कॉज से प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपवर्ड है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो अपवर्ड है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर उसको बढ़ने को, क्योंकि बढ़ रहा है ना करंट, तो बढ़ने का क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर बढ़ने का अपोज करेगा तो अपोजिशन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो इसके अपोजिट बनाएगा, दैट विल बी क्रॉस, और इसके अपोजिट क्या बनाएगा? डॉट। इसका मतलब मुझे कैसे भी करके मैग्नेटिक फील्ड मेटल 1 पे इनवर्ट बनाना है और मेटल 2 पे आउटवर्ड बनाना है। तो मैं मेटल 1 पे क्या करूंगी? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए तो मैंने इनवर्ट करा बाय यूजिंग द स्क्रू रूल। हम क्या कर रहे हैं? स्क्रू रूल को यूज कर रहे हैं, और जो बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल को यूज कर रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वहां पे हमें थंब करना होता है, और करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगा? हमारे फिंगर कर्ल करके उसी डायरेक्शन में करंट होगा। इट मींस दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो सेकंड में अगर आप इंक्रीजिंग करोगे तो इंड्यूस करंट, अगर मेटल 1 की बात करें तो इंड्यूस करंट इन मेटल 1 इट विल बी क्लॉकवाइज, और अगर मैं इंड्यूस करंट की बात करूं इन मेटल 2 इट विल बी, तो ये तो क्लॉकवाइज आया। अब मुझे आउटवर्ड पॉइंट आउट करना है, और तुम क्या होगा? फिंगर कर्ल करेंगे, तो फिंगर जब कर्ल करोगे तो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मेटल 2 में करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की भी डायरेक्शन होगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ACW
अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि इट इज डिक्रीजिंग, मींस करंट इज डिक्रीजिंग। अगर करंट टाइम के साथ कम होता चला जा रहा है तो वो कम होने का अपोज करेगा। कम होने का अपोज करेगा इसका मतलब वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम, या मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए वो सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो पहला डायरेक्शन किसका आ रहा था, आउटवर्ड आ रहा था फर्स्ट पार्ट में, इसका इनवर्ड आ रहा था, तो वो उसका अपोज नहीं करेगा, अब उसका सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रियल में तो वो कम हो रहा है, तो कम होने का अपोज करेंगे तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसका बढ़ाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये इनवर्ड नहीं होगा, ना ही ये आउटवर्ड होगा, अब इस पे क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा और ये इनवर्ड होगा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो घटने का अपोजिशन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे प्रोड्यूस हो रहा था उसी को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की साइड होगा, और आपकी जो फिंगर कर्ल होंगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि अगर वो डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट फॉर मेटल 1 विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और इंड्यूस करंट फॉर द मेटल 2 विल बी, अभी इनवर्ड है तो इनवर्ड को करेंगे, डायरेक्शन को मार्क करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और फिंगर जो कर्ल होंगे वो फिंगर कर्ल करके आपको क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दैट विल बी क्लॉकवाइज, तो ये बता देंगे आपको क्लॉकवाइज। तो आंसर आ गया दैट विल बी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं बोर्ड में, तो आपको डायरेक्शन अच्छे से निकालना आना चाहिए।